जय हिंद, मैं सुनील यादव। एक बहुत ही शानदार नौकरी के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी एज ज़्यादा है। उसको कहा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। बहुत दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार अपने आप में जॉब कहलाती है, बहुत ही डिग्निटीफुल जॉब कहलाती है, बहुत ही अच्छा वेतन होता है। किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या मिनिमम इसमें आपसे मांगा जाता है, एलिजिबिलिटी वगैरह, क्राइटेरिया वगैरह, उस सभी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहले एक बैकग्राउंड के रूप में आपको कुछ बता दूँ। देखिए, स्टेट लेवल पर यदि देखा जाए तो MPPSC और उससे निकलने वाली जो भी जॉब्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उसमें से भी टॉप लेवल की जो होती हैं उसके समकक्षीय होती है नौकरी साहब जी। ठीक है, पहली बात, चाहे वेतनमान को लेकर देख लें, चाहे सेवा शर्तों को लेकर देख लें, लेकिन कई मामलों में उससे बेहतर आपके लिए होने वाली है। कैसे? प्रशासनिक नौकरियों में आपको समय उतने अधिक मात्रा में मिल नहीं पाता है पर्सनल लाइफ को लेकर के। यही वजह है कि कहा जाता है साहब कि कोई व्यक्ति IAS या DSP या DC वगैरह अपने परिवार के लिए होता है, यानी जितनी भी सुख सुविधाएँ इत्यादि होने वाली हैं उनका लाभ किसको मिलने वाला है? क्लियर? उस व्यक्ति को खुद नहीं मिल पाने वाला है, क्योंकि तो नौकरी पर रहने वाला है, उसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। तो ये भी एक वजह होती है। खैर, तो मुद्दे की बात यह है कि मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ इस वैकेंसी को लेकर, क्योंकि इसका वेतनमान काफ़ी अच्छा होता है। स्टार्टिंग में सैलरी यदि आप उसको कैलकुलेट करेंगे ओल्ड वे में तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये के आसपास में आएगी, जबकि नया वाला जो आपका वेतनमान है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो मान के चलिए कि लाख रुपए के आसपास में आपकी सैलरी बनने वाली है, 1 लाख रुपीज़ के आसपास में। और ये सैलरी आगे बढ़ने ही वाली है। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी साहब? तो पहुँचते पहुँचते वो 2.5 लाख 3 लाख रुपये तक अभी का जो सिनेरियो वहाँ पहुँच सकती है। और भविष्य में, निकट भविष्य में, यानी 10 साल बाद, 15 साल बाद तो आप 10 लाख रुपए वेतन भी इसका मान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब कहलाती है। उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी नौकरी कहलाती है जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, अर्थात अदर वैकेंसीज़ को लेकर वो ओवर एज हो रहे हैं। SSC वगैरह में आप देखें कहीं पर 25 साल मांगते हैं, कहीं पर 27 मांगते हैं। स्टेट सर्विसेज में देखें तो कहीं पर 30 मांगते हैं, 33 मांगते हैं। तो ये सब होता है। 30 के ऊपर वाले जो भी विद्यार्थी हैं मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा, या उनके नीचे वालों को भी, सभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बट स्पेशली मान लीजिए जिनका एज हो गया है, इसको आप थोड़ी सा प्रिपेयर करिए। रीज़न, इसमें जो मिनिमम योग्यता है उसको लेकर भी हायर एज होती है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर जब स्पेसिफिक वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए एज और भी ज़्यादा होती है। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय स्तर पर अलग होती है, साहब 40-45 साल के आसपास में, कहीं राज्यों में 45 साल एज होती है, कहीं कहीं पर तो और भी कुछ कैटेगरीज में छूट मिल जाती है। ये फ़ायदा हमको देखने को मिलता है। उसका मतलब ये है कि जीवन के एक ख़ास समय तक आप उसको तैयारी को आयाम नहीं दे पाए हैं, तैयारी नहीं कर पाए हैं, बाद में उस चीज़ को लेकर जागरूकता आई है, अवसर मिला है आपको, तो निश्चित रूप से आप इस दिशा में देख सकते हैं। क्योंकि एज लिमिट ज़्यादा है, आपके पास में एक अच्छा अवसर है, इस चीज़ को आप देखें। क्या कैसे होता है साहब जी? सबसे पहली चीज़ तो इसके लिए मान लीजिए कि हम बात करें MP में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है ना, अधिकारियों वाला पद है। पहली बात तो मैं नौकरी जनरली कह रहा हूँ, ताकि जनरल सामान्य प्रचलित कीवर्ड है तो उसके संदर्भ में कह रहा हूँ, है ना। बहुत ही अच्छी नौकरी कहलाती है, बहुत अच्छा जॉब है ये, बहुत डिग्निटीफुल है। क्या कैसे तैयारी की जाती है? सबसे पहली बात तो आपका इसमें होना चाहिए साहब MA। किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको MA करना है। प्राइवेट से किया हो, रेगुलर से किया हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हो, सेंटर से किया हो, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ MA होना चाहिए। अच्छे परसेंटेज हो तो भविष्य में जब इस पर इंटरव्यू होता है तो उसका लाभ मिलता है साहब, पहली बात। दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति का सानिध्य आपको चाहिए जो आपको उस विषय की अच्छी समझ दे सके। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलेज में ही मिले, आपके रेगुलर कॉलेज में ही मिले, हो सकता है वहाँ मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले। बहुतों को नहीं मिल पाते हैं और उनके पास उतना समय नहीं होता है साहब जो आपको इतना दे पाएँ। वो अनुभव आपको कहाँ मिल सकता है? वो आपको हमारे पास मिल सकता है ना। सारे सब्जेक्टों को लेकर नहीं मिल सकता है, 2 विषयों को लेकर विशेषकर आपको मिल जाएगा, इतिहास को लेकर और हिंदी साहित्य को लेकर। ठीक है, इतिहास के लिए यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए तो स्पेशल बैच अभी है हमारे पास में। हिंदी लिटरेचर को लेकर देखेंगे, कभी को समय मिलेगा और बैच बनेगा तो फिर उस बारे में भी बताएंगे आपको। हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर बैच है। इसके बाद में क्या होता है, MA आपने कर लिया। अच्छा, MA करने के लिए इस बात को क्लियर कर लें, आप BSc से बैकग्राउंड से हैं, BA बैकग्राउंड से, इसका कोई लेना देना नहीं है, आप कर सकते हैं। मेरे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका BSc बायोलॉजी इत्यादि वगैरह सब्जेक्ट से रहा, मैंने उनको हिस्ट्री सब्जेक्ट से MA करवाया, ठीक, उनको पढ़ाया, तैयार किया। आज वो NET क्वालिफाइड हैं, JRF क्वालिफाइड हैं। ऐसे विद्यार्थी भी हैं साहब जी, तैयारी कर ही रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की। सामने वैकेंसी जैसे ही आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, बिल्कुल एक बार उनको जंप मारना है वहाँ पर, है ना। बाकी आगे देखिए कैसा क्या होता है। तो ये चीज़ होती है, आप MA किसी भी उससे कर सकते हैं, बट हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पोस्ट फिलअप करनी है तो हिस्ट्री से ही MA चाहिए।
केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से ही आपका एमए होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। एमए कर लेना उतनी बड़ी बात नहीं जितना नॉलेज होना बड़ी बात है। रीज़न ये है कि नॉलेज बिना सही मार्गदर्शन के आ नहीं पाता है। थोड़ी सा बच्चों को लग सकता है कि साहब कैसे। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया में समय का बहुत बड़ा खेल है, नॉलेज का बहुत बड़ा खेल है। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं 5 साल में, क्योंकि इतना ब्रॉड होता है, लेकिन वहीं आपके पास में कोई एक अच्छा मेंटर हो, एक अच्छा मोटिवेटर हो, एक अच्छा शिक्षक हो, तो वही 5 साल का काम आपको 5 महीने में करवा देगा। एक से एक टेक्निक बताएगा, साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ते, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ते हैं, ये पढ़ना बेकार है, ये वाला सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा है, इसको इस तरीके से बना लीजिए। आपकी समय ऊर्जा दोनों बच जाने वाले साहब। तो ये होती है एक अच्छे शिक्षक की भूमिका, एक अच्छे शिक्षण संस्थानों की भूमिका, कोचिंग संस्थानों की भूमिका, है ना। तो ये लाभ होता है। आप अकेले भी कर सकते हैं, परंतु फिर आपको काफ़ी समय लग जाए, क्योंकि वो ब्रॉड इतना है। पेपर टफ आता है, इसमें कोई दो मत नहीं। जब आपको इतनी हायर लेवल पर जॉब मिल रही है और इतनी डिग्निटीफुल जॉब मिल रही, तो इतना आसान भी नहीं होगा, पर इतना टफ भी नहीं है। यदि आपके पास में एक सही गाइडेंस है, वो आपके लिए टीचर आपका वो कठिन से कठिन चीज़ों को आसान बना देगा। जैसा मैंने कहा आपसे कि मेरे अनेक विद्यार्थी जिनका बीएससी सब्जेक्ट रहा है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहा है, एमए किया, नेट क्वालिफाइड है हिस्ट्री सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऐसा भी है। तो पुराने बैकग्राउंड से कोई खास लेना देना नहीं होता है ना। और आपको यदि इस सब्जेक्ट को लेकर करना, तो बिल्कुल आप हमारे पास आइए, हम आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। इन सब्जेक्टों को लेकर वैसे भी एक प्रॉब्लम क्या जाती है कि हायर लेवल पर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80%, 85%, 90% मार्क्स गेन कर सकें, उसके लिए ना तो रेगुलर वे में कहीं कोचिंग्स मिल पाती हैं, और ना ही कहीं पर इतने कोचिंग संस्थानों में बैच अवेलेबल होते हैं, है ना। हमारे पास में बैच अवेलेबल हैं इन 2 सब्जेक्टों को लेकर, जो मैंने आपको बात बताई कि एक तो रेगुलर ही है हिस्ट्री सब्जेक्ट वाला। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको करते कैसे क्या है, इसमें 2 चीज़ें क्वालिफिकेशन मांगते हैं। एमए कर लिया आपने, एमए के पश्चात में या तो आपका सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर यूजीसी परीक्षा के द्वारा जो नेट लिया जाता है, हालांकि अब तो एनटी ऐसे ले रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है साहब जी, उनके द्वारा जो नेट परीक्षा होती है वह क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। कई लोग कहते हैं नेट का एग्ज़ाम बहुत टफ है, नहीं है इतना कुछ भी टफ, ज़िंदगी में या दुनिया में इतना कुछ भी टफ नहीं है जितना टफ एक गरीब व्यक्ति का जीवन होता है साहब जी। कि संसाधनहीनता में वो किस तरह से जीवन जीता, उससे कठिन कुछ भी नहीं है। एक दिन की रोटी कमाना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है एक साधारण व्यक्ति के लिए, ईमानदारी से साहब जी, है ना। तो उससे कठिन कोई दुनिया का एग्ज़ाम नहीं होता। बेरोजगारों के लिए जितना कठिन दिन होता है, उससे कठिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता साहब, ठीक। सही गाइडेंस में वो रास्ता और भी आसान हो जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा, सबसे खास बात आपको उसको क्वालिफाई करना, और उसकी भी विशेषता क्या है साहब, रेगुलर होती है, यानी हर 6 महीने में इसके फॉर्म निकलते ही हैं। बाकी आप एग्ज़ाम्स में देखो, बोले सर एसआई की वैकेंसी आई थी 3 साल पहले, 2017 में आई थी, 2021 हो गया, पता नहीं है, ख़त्म होने वाला है। ऐसा नहीं होता। नेशनल लेवल पर है साहब, हर 6 महीने में आपको मिलेगा। कोविड टाइम पर पहली बार डिले हुआ कि 1 साल में हो रहा है, आगे से ये भी रेगुलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको बार बार अवसर मिलते हैं। पहली बार हमने दिया एग्ज़ाम, साहब फेल हो गए, ठीक, अच्छी बात है। आपको अपनी गलती सुधारने के लिए तत्काल अगले 6 महीने बाद अवसर मिल तो रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और गलती किससे नहीं होती साहब जी, एक बार में कोई सीख कर नहीं आता, है ना, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेल हो गए अगली बार पास हो जाएंगे अपन, अगली बार भी नहीं हो पाए कोई बात नहीं, और दिन रात तैयारी करेंगे, जो त्रुटियां उनको दूर करेंगे, उसके अगली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, तो कम से कम आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा गाइडेंस, अच्छी मेहनत, ये तो चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि इसमें एक और सबसे बेस्ट बात क्या होती है, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या है, बहुत सरल शब्दों में बोलें, नेट का एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया, अगर वो हायर रैंक पर पास करते हैं, मान लीजिए कि नेट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेकर 100 बच्चों को पास करना है, ठीक है, 100 लोगों को उनको चुनना है। 100 में से वो टॉप 20 के लिए, 25 के लिए, 30 के लिए, जैसा भी डेटा सेट हो, गवर्नमेंट का बजट सेट हो, उस हिसाब से वो जो टॉप 20 होंगे उनको नेट तो क्वालिफाई कहलाएंगे ही कहलाएंगे, वो जिनके टॉप 20 है हायर मार्क्स रहेंगे। उसके साथ साथ उनको JRF भी प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी वाइज। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है बेटा आप लोग PhD कीजिए, ठीक है। उस PhD के दौरान में गवर्नमेंट आपको प्रति माह लगभग, पुराना डेटा है 30 से 35 हज़ार रुपये देती है। नया जो अब आपका सैंक्शन हुआ है 50,000 रुपये महीने के आसपास में आपको मिलने की संभावना है साहब। क्लियर, यानी कि आपको PhD करने के लिए अगले 3 साल तक प्लस 2 साल, यानी टोटल 5 साल तक इतने रुपए प्रति माह मिलेंगे। सोचिए क्या कह रहे हैं हम आपसे, यदि आप JRF हो जाते हैं तो
सोच कर देखिए मैंने आपसे क्या बात कही है कि इतने रुपए प्रति माह आपको गवर्नमेंट देगी, एक नंबर में आपको मिलने वाला साहब जी अवार्ड होता है ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ना केवल उसमें आपको स्कॉलरशिप है, अवार्ड भी मिलेगा, उसमें लिखा होगा साहब जी नेट क्वालिफाइड विथ JRF अवॉर्डेड। बड़ी बात होती है आपके पास में ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, जब भी आप कहीं पर कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके उस सर्टिफिकेट को अलग ही देखा जाएगा, बोले अच्छा JRF अवॉर्डेड हो, नंबर मिलते हैं साहब इस बात के कि हाँ प्रतिभाशाली बच्चा है, मेहनती बच्चा है, और उस बात का आपको लाभ मिलता है। जितना वो आपको प्रति माह दे रहे हैं, अनेक नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आपको इतना वेतन नहीं मिलता, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप इतना भी क्वालिफाई कर जाते हैं, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुए, ध्यान रखना, ठीक है, अभी आपने केवल MA किया है, अभी आपने केवल ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, अभी वैकेंसी नहीं निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, मान लो नहीं हुए, तब आपको इतने रुपये 50,000 रुपये बेटा आसपास में महीने के मिल रहे हैं और अगले 5 साल तक मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगले 5 साल तक कोई नौकरी नहीं आएगी और आएगी तो अपन चूकते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। अपन नज़र बनाए रखेंगे, जहाँ पर आएगी सेंट्रल लेवल पर आएगी, स्टेट लेवल पर आएगी, अपन उस पर नज़र बनाए रखेंगे, तो जैसे ही वो आएगी आप उसका फॉर्म भरेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, और निश्चित रूप से जो विद्यार्थी JRF हैं या नेट वगैरह हैं और अपनी उस तैयारी को लगातार गति देते रहते, रिवीजन करते रहते, पढ़ते रहते, अच्छे गुरुजनों से जुड़े रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं, उनके लिए और भी आसान हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना साहब, ठीक। सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, दोनों, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी निकलती भारत सरकार के द्वारा और हायर सैलरी, स्टेट लेवल पर भी निकलती है साहब जी, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत ही खास आपको न्यूज़ बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, दैनिक भास्कर में भी आया था, आपने पढ़ लिया होगा। दिसंबर, जनवरी या बहुत हुआ तो फरवरी के आसपास तक आपको उसका नोटिफिकेशन मिलने की संभावना है साहब, ऐसी जानकारी मिली हुई है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। मान लो आपका नहीं है, नेट क्वालिफाई नहीं है, MA में आपका प्रीवियस ईयर बस हो पाया है, फाइनल ईयर आपका नहीं हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। यानी 2 साल के MA में आपने 1 साल भी कर लिया है, सेकेंड ईयर आपका चल रहा है, पास नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं है, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। सबसे अच्छी बात उसकी ये होती है। दूसरा पॉइंट, नेट क्वालिफाई नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है, नेट का एग्ज़ाम अभी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हैं जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अभी बिल्कुल दिन रात तैयारी में जुट जाओ, अच्छे से दे दो साहब एग्ज़ाम, ठीक है। और हमारे संपर्क में आप रहिए, हम बता रहे हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, बहुत टेक्निकल वे में। मान के चलिए कि 100 घंटे में जो काम आपको करना है वो 10 घंटे में कैसे किया जा सकता है टेक्निकल वे में, यही स्मार्टनेस सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। और नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। नेट के एग्ज़ाम रेगुलर होते हैं और फटाफट रिजल्ट आते हैं साहब जी, इसका लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले नेट का रिज़ल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है MP का, उसके पहले ही आ जाए, और आ जाता है 3 महीने मान के चलिए, उतने में तो रिज़ल्ट आ जाता है, 2 महीने 3 महीने में। ये बहुत लाभदायक होता है साहब, समझ पा रहे हैं मैंने कितनी चीज़ें आपको बता दी। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। हिस्ट्री सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, मैं आपको सब्जेक्ट सजेस्ट हिस्ट्री क्यों कर रहा हूँ, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, 95-96 समथिंग सब्जेक्ट होते हैं नेशनल लेवल पर जिनको आप ले सकते हैं। मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ साहब, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक सही मार्गदर्शन नेट या JRF के लेवल का मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी JRF हूँ, 2 बार JRF हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट को लेकर, इसलिए मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कि अब यदि आप इस चीज़ को देखें, इसकी तुलना करें वेतन के आधार पर। बिगिनिंग में वेतन यदि आप देखोगे तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये आपका वेतन बनता है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग होता है। जो नया सिनेरियो आया हुआ है वेतनमान वगैरह को लेकर, उसमें सैलरी बनेगी आपकी बिगिनिंग में, यानी फर्स्ट सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास कुछ आपके हाथ में आने वाली है साहब जी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अच्छी बात क्या है कि साहब जिनकी भी एज ज़्यादा है उनको इसमें छूट रहती है, यानी इसका एज का क्राइटेरिया हायर ही है। आप JRF जनरल कैटेगरी से भी हैं तो भी 33 तक की एज तक दे सकते हैं, ये फ़ायदा होता है साहब जी फीमेल्स वगैरह को लेकर। अदर कैटेगरी से हैं तो आपको और भी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का ऐसा रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये फ़ायदेमंद है साहब आपके लिए, आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो अदर में क्या है, 27 एज है, किसी में 28 एज है, किसी में 25 एज है, किसी में 30 एज है, उसके बाद बच्चे हताश हो जाते हैं। और जब भी जिनकी एज बढ़ रही है उनको मेरा सजेशन यही है कि साहब भी हायर लेवल पर डिग्री अपनी तैयार रखो, तो आपकी जो एज है, जो ओवर एज हो रहे थे ना उस चीज़ को लेकर, वो समस्या आपका समाधान हो जाएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ।
पुराने नोटिफिकेशन को स्टडी करना, किसी जानकार से पूछना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना प्रश्न, हम बताएंगे आपको कि क्या समाधान होता है इन सब चीज़ों का। तो ये एक अच्छी नौकरी है साहब जी। दूसरी बात ये है कि जो जॉब है ये वाली गर्ल्स के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है, बॉयज़ के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है। रीज़न क्या है, बाकी प्रशासनिक नौकरियां या पुलिस की नौकरियां अन्य चीज़ों में बहुत सारी बातें हैं जिनसे लाभ मिलता है साहब कि एक अलग ही वर्दी है, यूनिफॉर्म है, नाम है, कार है, उसमें लिखा हुआ है साहब आप डीएसपी हैं या आप डीसी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक समय होता है, उसके बाद में क्या होता है कि विद्यार्थी को या लोगों को अपने पर्सनल लाइफ के लिए समय चाहिए ही होता है। इन जॉब्स में एक प्रॉब्लम क्या होने लगती है बाद में कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय दे ही नहीं पाते हो। ठीक, पुलिस वगैरह को लेकर आप देखेंगे क्यों हमारे अधिकांश पुलिस अधिकारी कर्मचारी वगैरह अनफिट होते चले जाते हैं, जबकि जिस ज़माने में ये रिक्रूटेड हुए थे, उनको भर्ती किया गया था, इन्होंने फिज़िकल टेस्ट पास किया था, अच्छा तगड़ा फिज़िकल टेस्ट होता था, यानी ये दौड़ने के मामले में, हाई जंप के मामले में, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट में ज़बरदस्त फिट रहे होंगे लोग, ऐसे लोग थे। लेकिन बाद में जब आप इनको देखते हैं 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो बिल्कुल कहीं तौन तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इनको इनकी पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं मिलता है, नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, और काम की कुछ प्रकृति ही ऐसी है साहब जी, हॉलीडेज़ के अवसर ना के बराबर हैं, शासकीय स्तर पर मिलती ही नहीं है, मिलती भी है तो सैंक्शन नहीं होती, ऐसी बहुत समस्याएं होती हैं। ठीक है, फाइनली थोड़ी सी एक टफ लाइफ हो जाती है एक समय के पश्चात में। अभी आपको लग रहा होगा कि छुट्टी की क्या ज़रूरत है, मैं तो यंग हुई है, कल को, परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद सोच कर देखिए थोड़ी सा, है ना। और जब समय नहीं देंगे तो घर वाले 4 बातें सुनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी अनुभवी से पूछ लेना कि क्या बात मैं कह रहा हूँ, अपने आप आपको बता देगा साहब जी, है ना। और जिस भी व्यक्ति को आप जीवन में अपने समय नहीं देंगे वो आपको दुष्ट ही समझेगा, भले आपने उसके लिए कितना कुछ क्यों ना किया हो। आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसको समय नहीं देंगे, वो आपको, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली का हो, चाहे वो आपका मित्रगण हो, चाहे कोई भी हो, ठीक, करके देख लो। आप अपने दोस्त को समय मत दो, 1 साल बात मत करो जानबूझकर, समय नहीं है आपके पास उसके लिए, फिर आप देखो उसका नज़रिया क्या बदलता है साहब, ठीक है, बताइएगा। चलिए, तो ये चीज़ों को लेकर है। दूसरा, इसमें अगर आप देखें तो जॉब की प्रकृति क्या है, कॉलेज खुलने के टाइम पर बेटा आपको जाना है, ठीक है, और कॉलेज बंद होने के टाइम पर आपको आना है। 11 बजे ऑफिस जाना है आपको, और शाम को 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे आपको ऑफिस से रवाना हो जाना है। भरपूर समय है, ठीक। हॉलीडे जो शासकीय हैं वो आपको मिलने ही मिलने हैं, ऐसी कोई प्रकृति ही नहीं जॉब की। बोले साहब जी गणेश चतुर्थी है, ठीक है, नवरात्रि है, दीपावली है, होली है साहब, रविदास जयंती है, ये सारे अवकाश मिलेंगे। जबकि बाकी प्रशासनिक नौकरी में इनके अवकाश मान के चलो कि भारी पड़ जाते हैं। कैसे? इनकी तो ड्यूटी लगनी है साहब जी, इनको तो जॉब पर रहना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता खुशहाल होके सुरक्षित ढंग से घूम सके, वह जिम्मेदारी उनकी होती है। न जाने कितनी वो बेचारे कुर्बानी देते, वो पुलिस वाले, वो प्रशासनिक अधिकारी, जिन पर अपन गौर नहीं करते हैं। जिस समय उनको अपने परिवार के साथ में होना चाहिए था, वो बेचारे आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उसके बावजूद भी उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता है ना, जो कि जिसके वो हकदार होते हैं, है ना, और मिलना चाहिए उनको। और एक आम नागरिक का दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए साहब आपको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कुछ आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपना वेतन ले रहे हैं तो साहब आप उनके कार्य का उनको पैसा दे रहे हो, नहीं, सेवा दे रहे हैं वो आपको, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप तो केवल उनको पारितोषिक दे रहे हैं साहब, कीमत नहीं चुका रहे आप उसकी, है ना। तो वहाँ जॉब की प्रकृति ऐसी है, जबकि यहाँ पर ये है गर्ल्स के लिए हिसाब से मैंने कहा, और भी चीज़ों के हिसाब से मैंने कहा, बिल्कुल टाइम पे आपको जाना है और एक समय पर आपको आ जाना है। कभी को हो सकता है कि ऑफिस में बोले सर एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, या मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी वो ऐसे हैं, तो थोड़ी सा ऐसा हो सकता है, वो तो सभी जॉब्स में है, ठीक है, तो 19-20 ही होगा, लेकिन उतना नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी आने वाले समय काफ़ी समय मिलता है। सैलरी इसमें लगातार बढ़ती ही बढ़ती है साहब जी, और काफ़ी अच्छे लेवल पर। इवन कई विद्यार्थी जो सोचते हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ वर्ग 3 में चला जाऊँ, वर्ग 2 में चले जाऊँ, वर्ग 1 में, मैं तो उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि बेटा मेहनत उसमें भी उतनी ही लगनी है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में भी उतनी ही लगभग मेहनत लगनी है। बस ये है कि थोड़ी सा एक दूर की सोच बनाते हो, दूरदृष्टि बनाते हो, तैयारी आपको इसके लिए करनी पड़ती है। आप ये हो गए ना तो फिर तो झंझट नहीं है। और ना आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर लोअर लेवल पर जो भी बेचारे शिक्षक होते हैं, कितने काम उनको दे दिए जाते हैं कि साहब पढ़ाना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, चुनाव की ड्यूटी भी करना है, ये भी करना है, वो भी, बहुत सारी बातें हो जाती है साहब। कोविड का टीकाकरण भी आपने देखा होगा, सारी बातों से आप परिचित हैं। तो जब भी जॉब को चुनें, मैं इसे ही अच्छी जॉब कहता हूँ कि ना केवल अभी वेतन को लेकर, डिग्निटी को लेकर, बल्कि एक लॉन्ग टाइम में आप उसको सिनेरियो देखिए साहब,
उसकी सेवा शर्तें देखिए और उसके हिसाब से जॉब को चुनिए। उन मामलों में ये वाली जो जॉब है ये काफ़ी अच्छी फिट बैठती है। एज क्राइटेरिया को लेकर देखें, वेतनमान को लेकर, बहुत सैलरी होती है साहब, बहुत सैलरी, पता कर लीजिएगा आप, है ना। वेतनमान को लेकर भी आप कहें, डिग्निटी को लेकर चलें, एक सम्मानपरक नौकरी, प्रतिष्ठित है साहब की साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर। बाद में आपका प्रोफेशन इसमें प्रमोशन ही होना है, उसके बाद में आप सीनियर हो जाने वाले हैं साहब जी, आप प्रोफेसर होने वाले, कभी को विभाग के अध्यक्ष बनेंगे, HOD बनेंगे आप, तो आपको आगे ही बढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो कहलाता है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। इस दिशा में थोड़ी सा सोचें। पूरे वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। MA हिस्ट्री सब्जेक्ट से डाल दो, सीधी बात, हमारे संपर्क में आ जाओ। जो बैच है हमारे पास में MA वाले, हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले, उसको ज्वाइन कर लो, तैयारी करो। जिनका ऑलरेडी MA है, बहुत शानदार बात है, नेट की तैयारी करो, क्योंकि अगली स्टेज है ना, 2 से 3 स्टेज इसमें है। पहला MA, दूसरा नेट, तीसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट नहीं कर पा रहे तो सेट का जब निकले तब देखिएगा, 15-15 साल में, 20-20 साल में निकलती है सेट की, इसलिए मैंने नेट कहा आपसे। थोड़ा सा टफ जरूर है, मेहनत जरूर है, पर उसके बाद में ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाने वाली है। तो 3 स्टेप होते हैं, ठीक। हमारे संपर्क में रहिए, जो बैच है उसको ज्वाइन करिए, बेहतरीन गाइडेंस आपको मिलने वाला। आप कहीं के भी हों, ऑनलाइन ज्वाइन करना हो, ऑफलाइन ज्वाइन करना, कहीं के भी हों, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए साहब जी। आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस है मिलेगा, बहुत अच्छी फैकल्टी मिलने वाली था, बहुत अच्छे से विद्यार्थियों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं हम। और आपके जीवन में इतना अनुभव तो होगा कि आप लोगों को सुनकर थोड़ी देर पहचान ही जाते होंगे कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति बनावटी बातें कर रहा है ना। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। समराइज़ कर रहे थे हम इसको, MA, ठीक। उसके पश्चात में आपको हमारे संपर्क में ही रहना चाहिए, उस दौरान ही रहना चाहिए जब आप MA कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ में हम कई वैकेंसी आपको बताते ही रहेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। नेट की तैयारी अच्छे से हमारे पास में पढ़िए, जो बता रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैसे क्या पास करना है, इसको लेकर सारे सेक्शंस को समझा रहे। बहुत टफ पेपर आता है UGC नेट को लेकर, उसकी तैयारी कीजिए। उसको क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर अगेन संपर्क में रहिए लगातार, जैसे वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी अपन को पूर्व से ही रखना है। बैच आप कंटिन्यू है हमारे पास में, तैयारी पर हैं, लगातार आप पढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे ही वैकेंसी आएगी जंप मार जाएंगे साहब, आप आगे बढ़ जाने वाले हैं। तो ये होता है इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल भी लग सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये मान के चलो उसके बाद में जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान होने वाली है, बड़ी सुविधाजनक होने वाली है। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन जो जॉब है जिस पर प्राय विद्यार्थियों की नज़र नहीं पड़ती, या अनेक पूर्वाग्रहों से बच्चे सिर्फ ये सोच बैठते, बोले अरे सर बहुत टफ है सर, कैसे क्या होगा सर, कोई नहीं पाता है सर। ये वो लोग हैं, और जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनसे कभी नहीं हो पाएगा। आपको करना है और आपने सोच लिया कि मैं कर लूँगा, तो निश्चित रूप से आप भी सही सोच रहे हैं और आप उस चीज़ को कर जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि इस दिशा में थोड़ी सा सोचो और इसके लिए प्रयास करो। MP में वैकेंसी आने वाली है, जिनके 1 से 2 स्टेप तैयार हैं ऑलरेडी, वो सचेत हो जाओ। यानी MA ऑलरेडी है, नेट या सेट क्वालिफाइड हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास में होगी। मैं कहता हूँ और डिले होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा। क्लियर हो गया है कि साहब आने ही वाली है। बिना देर करे सीधे आप हमारे संपर्क में आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, पढ़िए दिन रात से। जब वैकेंसी जैसे ही आए फॉर्म भरिए और तत्काल एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी इसका इतना बड़ा होता है, इसमें समय लगता है और इतना टेक्निकल होता है और कट ऑफ इतना हायर जाता है कि उसको आप सिर्फ एक जनरल में पढ़ के नहीं बना पाएंगे, भले ही आप कुछ भी हो, PhD होल्डर ही क्यों ना हो। ठीक है, मेरे पास में जो विद्यार्थी आते हैं वो PhD वाले होते हैं, आपको बता दूँ। यानी उनका ना केवल नेट क्वालिफाई है बल्कि वो PhD भी हैं। सोचिए, अब उसके बावजूद भी वो सर्च कर रहे हैं एक जॉब के लिए साहब। सोचिए आप क्या कह रहा हूँ, ऑलरेडी जिस नौकरी पर हैं उससे भी हायर उनको नौकरी चाहिए, सरकारी में भी हैं, प्राइवेट में भी, उससे भी हायर चाहिए। दैट इज़ बेस्ट वन इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे अच्छा कुछ नहीं है। वो उस फील्ड के वो लोग इस बात को जानते हैं, पढ़ाते हैं उनको साहब, तैयारी में है, भविष्य उनका उज्जवल होने की बहुत अधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिल जाएगा कि साहब कोई व्यक्ति है आपको रोज़ाना डांटने के लिए, पूछने के लिए, आपको मूल्यांकन करने के लिए, क्या पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा आपने। ये सारी चीज़ें होंगी, इसको ऐसे पढ़ो, उसको वैसे पढ़ो, ये नया टॉपिक। और कम से कम आप क्लास में तो ये तो फ़ायदा है कि साहब आज कुछ नहीं तो आपको एक टॉपिक तो पढ़ना ही है। जबकि वहीं आप घर पर बैठे हुए हैं तो मर्जी हुई तो पढ़ लिया अपन ने, आज 4 टॉपिक पढ़ लिए, और नहीं तो फिर अगले 1 महीने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये वही बात है कि आप खरगोश तो हैं पर रेस जीतेगा कौन? कछुआ। क्यों? क्योंकि वह रेगुलर होता है साहब। तो इस बात को समझिए, रेगुलर संपर्क में रहना सीखिए, उसकी बात ही अलग है साहब। ठीक है, उससे आपको लाभ होगा। तो ये था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को लेकर मैंने जानकारी दी, कैसे क्या स्टेप हैं, किस तरीके से करना है।
उसके बारे में आपको बताया। कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, देखेंगे, एक आध वीडियो और भी बना देंगे और भी डिटेल में बता देंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था यहाँ पर ही, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंक्लूड किया हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।